हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो हमारे आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 3 सितंबर 2021 के ओपन मॉक के क्वेश्चंस को। ठीक है, हमारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे हम उनको डिस्कस करेंगे, जो बने थे मई 2021 से अगस्त 2021 तक। ये पार्ट 1 है लेक्चर का, जिसमें मैं 20 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं होप कर रही हूँ कि इस पेपर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, यानी 2 स्टेटमेंट्स तो इजिली एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी 2 में अप्लाइड नॉलेज यूज करनी होगी। पहला कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा कि इट इज अवेलेबल टू मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तीसरा, लोकसभा सेक्रेटेरिएट रिस्पॉन्सिबल है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और चौथा कि अगर फंड्स यूज नहीं होते हैं 1 साल में तो वो लैप्स हो जाता है। अब हमें बताना है कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिएगा। तो एक एक करके देखते हैं। तो जो ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ना कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ इनकरेक्ट। सेकंड, ये अवेलेबल है टू मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। सो दिस इज करेक्ट। तो क्वेश्चन के हिसाब से मेरा आंसर होगा बी। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम का फंड जो है वो नॉन लैप्सेबल है, यानी कि अगर पैसे नहीं यूज हुए 1 साल में तो वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में यूज हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो मेरा आंसर होगा बी। देखते हैं, आंसर है बी। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अवेलेबल है टू इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर रही है। जो एनुअल एंटाइटलमेंट है इस फंड के अंदर पर एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो है 5 करोड़ रुपए। इसमें एमपीज को रेकमेंड करना होता है एटलीस्ट 15% फंड का उन एरियाज के लिए जिसमें एससी पॉपुलेशन है, और 7.5% उन एरियाज के लिए जहां एसटी पॉपुलेशन है, और वो भी हर साल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर, वो जनरली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होता है एक डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए इस स्कीम को। ठीक है, फंड्स जो रिलीज होते हैं टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है वो नॉन लैप्सेबल है। तो अगर कुछ पैसे बच गए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज नहीं किए तो वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में यूटिलाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था अबाउट MPLADS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी लेवल का क्वेश्चन है अबाउट फरजाद बी गैस फील्ड, जो हाल ही में न्यूज में था। हमें बताना है वो किस कंट्री में लोकेटेड है। ऑप्शन है ईरान, कुवैत, UAE या इराक। तो फरजाद बी वो एक ऑफशोर नेचुरल गैस फील्ड है जो लोकेटेड है पर्शियन गल्फ इन ईरान। तो आंसर हुआ ए, ईरान। ठीक है, ये लाई करता है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। तो आंसर है ए। चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि फरजाद बी इज एन ऑफशोर नेचुरल गैस फील्ड लोकेटेड इन द पर्शियन गल्फ इन ईरान। ये लाई करता है फर्जी ब्लॉक में ऑन द बॉर्डर बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम पहले इंडिया ने प्रपोजल दिया था ईरान को कि वो ईरान अलाउ करे इंडिया के ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश यानी OVL को डेवलप करने के लिए फरजाद बी गैस फील्ड। लेकिन 2021 में ईरान ने डिसाइड किया कि वो उसको डोमेस्टिकली डेवलप करेगा और ईरान के जितने भी होप्स थे वो खत्म कर दिए। 2020 में भी ऐसा ही हुआ था कि ईरान ने डिसाइड किया कि जो रेल लाइन कंस्ट्रक्ट होनी थी फ्रॉम चाबहार पोर्ट टू जहेदन लाइन जो अलोंग द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान है, वो ईरान ने डिसाइड किया कि वो खुद करेंगे विदाउट इंडिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो इंडिया के होप्स थे वो ईरान ने खत्म कर दिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर
क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के इन्वेस्टमेंट का इन ईरान। तो हमें पता है कि इंडिया इंपोर्ट करती है अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ इट्स नेचुरल गैस जो वो कंज्यूम करती है, इसलिए ईरान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमें एक्सेस देगा टू अफगानिस्तान, क्योंकि जो चाबहार पोर्ट है और उससे रिलेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जैसे चाबहार जहेदन रेल प्रोजेक्ट, वो काफ़ी क्रूशियल है ताकि डेवलप कर सके और स्ट्रेंथन कर सके इंडिया ट्रेड विद अफगानिस्तान। ये चाबहार और जहेदन रेल प्रोजेक्ट याद रखना, ये भी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कनेक्टिविटी देगा टू सेंट्रल एशिया बिकॉज ऑफ ईरान जोग्राफिकल पोजिशन, और ऑब्वियसली ये काउंटर बैलेंस करेगा चाइनाज प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये था अबाउट फरजाद बी गैस्पेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग आर्टेमिस अकॉर्ड्स और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, इंटेंस क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला कि एक प्रोग्राम है जो नासा ने इनिशिएट किया है, ये गाइडलाइन सेट करता है रिलेटेड टू लूनर मून एक्सप्लोरेशन एंड बियॉन्ड, और इंडिया इसका सिग्नेटरी है। हमें बताना है कौन सा करेक्ट है, ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो जो आर्टेमिस अकॉर्ड है, ये नासा ने अनाउंस किया था, दिस इज करेक्ट। ठीक है, अभी हाल ही में अनाउंस किया था, और ये गाइडलाइन सेट करता है रिलेटेड टू लूनर मून एक्सप्लोरेशन एंड बियॉन्ड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है इस अकॉर्ड का, तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम बी, सी एंड डी, तो मेरा आंसर होगा ए। नाउ लेट्स सी, आंसर इज ए, 1 and 2 ओनली। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इंडिया हैज नॉट साइंड द अकॉर्ड एंड आर्टेमिस अकॉर्ड को नासा ने रिसेंटली अनाउंस किया था। ये रिलेटेड है आर्टेमिस प्रोग्राम से, जो देखेगा अराइवल ऑफ द फर्स्ट मून एंड नेक्स्ट मैन टू द सर्फेस ऑफ द मून इन 2024, और उसके बाद ये एक्सप्लोर करेगा अदर प्लैनेट्स को और हेवनली बॉडीज को, मून के भी अलावा। ठीक है, इसमें सिग्नेटरीज हैं यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएई एंड यूक्रेन। ठीक है, जो मेजर स्पेस प्लेयर्स है ना, इंडिया, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, वो सिग्नेटरी नहीं है इस अकॉर्ड के। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके प्रीलिम्स के लिए, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, यानी मार्क करना थोड़ा मुश्किल होगा। पहला, इट इज पब्लिश बाय द ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दूसरा, इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि सिंस 2010 जो कवरेज है प्रोटेक्टेड एरियाज का वर्ल्ड वाइड, वो डिक्रीज हुआ है। अब हमें करेक्ट बताना है, तो यहाँ पे हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, क्योंकि जो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट है इसको पब्लिश करती है यूएन एनवायरनमेंट वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एंड नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी। ठीक है, तो पहला हुआ इनकरेक्ट। सेकेंड, कि इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि सिंस 2010 जो कवरेज है प्रोटेक्टेड एरियाज का वर्ल्ड वाइड, वो इंक्रीज हुआ है, ना कि डिक्रीज, और वो इंक्रीज हुआ है बाय 21 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड भी हुआ इनकरेक्ट, तो मेरा आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। तो both the statements are incorrect. It is published by the UN Environment World Conservation Monitoring Center, the International Union for Conservation of Nature, and the National Geographic Society. और इसने हाईलाइट किया दैट सिंस 2010 द कवरेज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज वर्ल्ड वाइड हैज इंक्रीज बाय 21 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है द फाइनल रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट 11। ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रीलिम्स। ये जो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट है, ये 10 साल का फ्रेमवर्क है जो एक्शंस लेंगी कंट्रीज या स्टेक होल्डर्स टू सेफगार्ड द बायोडाइवर्सिटी, उसके बारे में, और कैसे वो बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट करेगा टू द पीपल,
उसने अडॉप्ट किया था इन 2010 अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इसके अंदर 20 एम्बिशियस टारगेट थे, उसमें से बट रियलिस्टिक थे, उनको हम कहते हैं आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। ठीक है, अब ये जो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट 11 जो है उसका एम है टू कंजर्व 17% ऑफ लैंड एंड इनलैंड वाटर ecosystems and 10% of its coastal waters and oceans by 2020. So this is all about protected planet report. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग मिड डे मील स्कीम और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, यानी थोड़ा इजीली से आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। दूसरा, इस स्कीम के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट वो शेयर करते हैं कुकिंग कॉस्ट फॉर डेली मील्स इन द रेशियो 90:10। अब हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो जो हमारा ये नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील स्कीम है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दिस इज करेक्ट। और इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दोनों सेंटर और स्टेट्स शेयर करते हैं कुकिंग कॉस्ट फॉर डेली मील्स इन द रेशियो 90:10। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो माई आंसर वुड बी सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे इस क्वेश्चन को कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसमें जो चिल्ड्रन कवर्ड होते हैं उनको मील्स मिलते हैं अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। दे आर एंटाइटल्ड कि उनको मिलना ही है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें जो सेंटर और स्टेट का शेयर होता है वो होता है 90:10 और बाकी नॉन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वो होता है 60:40। ठीक है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नाउ ये कुक मील प्रोवाइड करता है टू एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स जो पढ़ रहे हैं 1 से 8वीं क्लास तक और जो एनरोल करते हैं और अटेंड करते हैं स्कूल को। ठीक है, जो न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। उसमें 450 कैलोरीज होते हैं, 12 ग्राम प्रोटीन होता है। प्राइमरी क्लासेस के लिए, प्राइमरी है क्लास 1 to 5, फिर 700 कैलोरीज होते हैं और 20 ग्राम प्रोटीन होता है अपर प्राइमरी के लिए जो हमारा होता है क्लास 6 to 8। ये पॉइंट्स याद रखिएगा फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, और हाल ही में गवर्नमेंट ने नाम चेंज किया है मिड डे मील स्कीम का टू पीएम पोषण अभियान और उन्होंने बोला है कि प्री प्राइमरी चिल्ड्रन को भी कवर किया जाएगा इसके अंदर। तो ये था अबाउट मिड डे मील स्कीम, अब जिसका नाम है पीएम पोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कि एक सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है जिसका एम है एट ग्रोइंग एंड डेवलपिंग आइडेंटिफाइड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स। इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और उसके पायलट फेज में 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को कवर किया जाएगा। और चौथा ऑप्शन है कि बाकी तीनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो मेरा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। देखते हैं, आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हाल ही में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ताकि जो हॉर्टिकल्चर है ना उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो इसके बारे में हम पॉइंट्स देखते हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, ये एक सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है जिसको नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड डेवलप कर रहा है, इंप्लीमेंट करेगा। पायलट फेज में 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स होंगे आउट ऑफ टोटल 53 क्लस्टर्स जो कवर करेंगे नियरली 10 लाख फार्मर्स 11 स्टेट्स और यूटीज से। ठीक है,
इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का ग्लोबली और अकाउंट करता है अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, अब जो मेन प्रोग्राम है इस मिशन से जो ऑफ द हॉर्टिकल्चर वो है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। देखो ये सब पॉइंट्स मेंस के लिए भी याद करना कि कभी कोई पॉइंट न्यूज आती है अबाउट एग्रीकल्चर, कोई क्वेश्चन आता है अबाउट एग्रीकल्चर, तो आपको हॉर्टिकल्चर को भी उसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, दूसरा जो प्रोग्राम है रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर वो है चमन, दैट इज कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, और ये शुरू हुआ था 2014 में। ठीक है, और ये न्यूज़ में था क्योंकि यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग तुलु लैंग्वेज जो हाल ही में न्यूज़ में था और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। मीडियम लेवल का ये हमारा क्वेश्चन है। पहला कि ये जो तुलु लैंग्वेज है इसको बोला जाता है बाय सम ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स। दूसरा कि अकॉर्डिंग टू द एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर जो यूनेस्को पब्लिश करती है, तुलु अब एक वल्नरेबल लैंग्वेज है। ठीक है, अब हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। अब जो तुलु है ना वो एक द्रविडियन लैंग्वेज है, द्रविडियन लैंग्वेज है जो बेसिकली बोला जाता है इन 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स यानी दक्षिण कन्नड़ा एंड उडुपी ऑफ कर्नाटका एंड कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में के ट्राइब्स द्वारा नहीं बोला जाता, ये हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस इन डेंजर के हिसाब से ये एक वल्नरेबल लैंग्वेज है। तो जो करेक्ट है वो है B2 ओनली B इज करेक्ट। अब आगे डिस्कस करते हैं कि तुलु एक द्रविडियन लैंग्वेज है स्पोकन मेनली इन द 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दक्षिण कन्नड़ा एंड उडुपी ऑफ कर्नाटका एंड कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ठीक है, और अभी हाल ही में कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने एक कैंपेन इनिशिएट किया फॉर डिमांडिंग ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस टू तुलु इन कर्नाटका एंड केरला और उसको 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाए। और 2011 सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से कुछ 18 लाख 18.5 लाख तुलु स्पीकिंग पीपल हैं इंडिया में, और कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि तुलु इज अमंग द अर्लीस्ट द्रविडियन लैंग्वेजेस विद अ हिस्ट्री ऑफ 2000 ईयर्स, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रॉबर्ट कैल्डवेल ने अपनी बुक A Comparative Grammar of the Dravidian और South Indian Family of Languages में तुलु को बोला था कि वो एक वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेजेस ऑफ द द्रविडियन फैमिली है, इसलिए इसको कंजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 8th शेड्यूल था क्योंकि वो प्रमोट करता है द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी एंड फॉर द इनरिचमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द लैंग्वेजेस। The Constitution does not mention any qualifying criteria for a language to be included in the 8th schedule. Important point है for your prelims. ठीक है, so this was about your Tulu language. Next question देखते हैं, हमें बताना है what do we understand by the term direct monetization of deficit. Medium level का ये हमारा question है। पहला, इसका मतलब है कि आप बोरो कर रहे हो मनी फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF। दूसरा, सेंट्रल बैंक प्रिंट करती है करेंसी इसमें टू कवर द डेफिसिट। तीसरा, गवर्नमेंट डिप्स इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू कवर इट्स डेफिसिट, या इनमें से कोई नहीं। अब बेसिकली ये जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट है इसका मतलब है ऐसा एक सिनेरियो है जहां पे सेंट्रल बैंक हमारा प्रिंट करती है करेंसी to the tune of accommodating massive deficit spending by the government। तो सेंट्रल बैंक प्रिंट करती है करेंसी टू कवर द डेफिसिट, तो आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कि सेंट्रल बैंक प्रिंट करती है करेंसी टू कवर द डेफिसिट। देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट प्राइवेटली प्लेस करती है बॉन्ड्स विद द सेंट्रल बैंक, दैट इज द सेंट्रल बैंक वो परचेज करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द प्राइमरी मार्केट। बेसिकली इसमें ऐसा नहीं है कि प्रिंटिंग करेंसी प्रिंटिंग ही होगी, ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल बैंक सिंपली गवर्नमेंट को के अकाउंट को क्रेडिट कर दे
with itself through an electronic accounting entry. इस एक्सरसाइज से क्या होगा, मनी सप्लाई सिस्टम में बढ़ जाएगा और डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को हम हेलीकॉप्टर मनी भी कहते हैं। जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट होता है उसको हेलीकॉप्टर मनी भी कहते हैं, क्योंकि आप क्या हो रहा है, हेलीकॉप्टर तेज तेज चल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट कर रहे हो टू स्टिमुलेट एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ क्राइसिस, जैसे रिसेशन के टाइम पे। ठीक है, अब अभी हाल ही में ये न्यूज़ में था, क्योंकि रिसेंट इंटरव्यू में फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी, उन्होंने बोला कि शी इज कीपिंग आवर ऑप्शंस ओपन ऑन मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट बाय द आरबीआई। ठीक है, पर इस स्टेप से क्योंकि इन्फ्लेशन हो सकता है और आरबीआई की क्रेडिबिलिटी पे इफेक्ट आ सकता है, इसलिए इस पे रिजॉर्ट नहीं किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। इंटेंस लेवल का, डिफिकल्ट लेवल का ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि जो रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बाय 2025 है, इसके हिसाब से 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है इन पेट्रोल बाय 2022। सेकेंड, पीएम जीवन जो है वो फोकस करता है ऑन सेटिंग अप ऑफ सेकेंड जनरेशन बायो रिफाइनरीज। और थर्ड, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 वो डिसअलाउ करती है यूज ऑफ शुगर केन जूस या शुगर बीट फॉर प्रोड्यूसिंग द एथेनॉल। ठीक है, अब हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, ये अलाउ करती है यूज ऑफ शुगर केन जूस या शुगर बीट फॉर तुम्हारा प्रोड्यूसिंग एथेनॉल। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बाकी दोनों है करेक्ट, तो आंसर हुआ सी 1 and 2 ओनली। ठीक है, एक एक करके स्टेटमेंट्स देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 इट अलाउज द यूज ऑफ शुगर केन जूस, यूज ऑफ शुगर कंटेनिंग मटीरियल्स लाइक शुगर बीट, स्वीट सोरगम। ठीक है, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ने एक रिलीज किया है एक एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट ऑन द रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बाय 2025 और इस रिपोर्ट के हिसाब से ग्रेजुअल रोल आउट होगा एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का टू अचीव E10 फ्यूल, यानी जो ब्लेंडेड है, जो पेट्रोल ब्लेंडेड है विथ 10% एथेनॉल, और वो होगा अप्रैल 2022 तक। फिर E20 का रोल आउट होगा बाय 2025। ठीक है, अर्लियर जो टारगेट था 20% ब्लेंडिंग का वो 2030 पर रखा गया था, बट अब वो 2025 कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 ने इंक्रीज कर दिया है स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल्स जिनको यूज किया जाएगा फॉर प्रोड्यूसिंग बायो इथेनॉल सो एज टू गिव बूस्ट टू इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें इसने अलाउ किया है शुगर केन जूस, शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक स्वीट बीट, sugar beet, sweet sorghum, starch containing materials like corn, cassava, damaged या unfit food grains like wheat, broken rice, rotten potatoes। और फिर जो हमारा पीएम जीवन है यानी जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल, अवशेष निवारण, थोड़ा डिफिकल्ट है पर ये याद रखिएगा। इसके हिसाब से 12 कमर्शियल प्लांट्स, 10 डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट्स ऑफ सेकेंड जनरेशन बायो रिफाइनरीज जो हैं वो सेटअप की जाएंगी इन एरियाज हैविंग सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास, ताकि ब्लेंडिंग थ्रू आउट द कंट्री हो सके। एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, उसकी वजह से पोल्यूशन कम होता है, ये इंडिया का क्रूड ऑयल बिल को कम करेगा और फार्मर की इनकम को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। इजी लेवल का क्वेश्चन है। पहला, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इज एन इनिशिएटिव ऑफ SCO। दूसरा, ऑल द 5 सेंट्रल एशियन नेशंस आर द मेंबर्स ऑफ SCO। ठीक है, अब हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, और जो उसमें रैट्स है दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, वो इनिशिएटिव है SCO का। दिस इज करेक्ट। जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि सिर्फ 4 सेंट्रल एशियन नेशंस मेंबर हैं SCO के। ठीक है,
वो तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ SCO। तो आंसर हुआ A1 ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि ओनली 4 सेंट्रल एशियन नेशंस आर द मेंबर ऑफ SCO। तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ मेंबर। बाकी चारों हैं किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ओके, तो रिसेंटली अभी 16th मीटिंग हुई थी ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ SCO दुशानबे ताजिकिस्तान में, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया शंघाई 5 इन 1996 बाय चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। लेटर उसको SCO किया एंड एट प्रेजेंट उसमें 8 मेंबर स्टेट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, जो है आपका चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी इश्यूज इसका मेन फोकस था। जो रैट्स है दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, वो परमानेंट ऑर्गन है SCO का, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प मेंबर्स टू फाइट कॉम्बैट एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म। ठीक है, और ऐसा लगता है कि US के विड्रॉल से और नाटो फोर्सेस के विड्रॉल से फ्रॉम अफगानिस्तान SCO काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अफगानिस्तान में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट SCO एंड रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन। पहला, जो एंट्री 17 है स्टेट लिस्ट का अंडर शेड्यूल 7, ये पावर देता है टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। दूसरा, रिवर बोर्ड्स एक्ट ऑफ 1956 ये पावर देता है टू सेंटर ओनली फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स। तीसरा, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू सेट अप द ट्रिब्यूनल। अब हमें बताना है कौन सा करेक्ट है इनमें से। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो एंट्री 17 ऑफ द स्टेट लिस्ट वो नहीं, बल्कि एंट्री 56 ऑफ द यूनियन लिस्ट वो पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। तो स्टेटमेंट 1 हुआ इनकरेक्ट, बाकी दोनों करेक्ट हैं, तो आंसर होगा C 2 and 3 ओनली। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो एंट्री 56 ऑफ द यूनियन लिस्ट वो पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। नो, काफी ज्यादा कई प्रोविजंस है टू रिजॉल्व इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। एंट्री 17 है जो स्टेट लिस्ट की शेड्यूल 7 के अंदर वो डील करती है विथ वाटर, दैट इज वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट्स, वाटर शॉर्टेज एंड वाटर पावर। एंट्री 56 हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 262 ये प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को बाय लॉ कि जो ना कि सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट की वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती है जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट या कंप्लेंट। और इसके हिसाब से पार्लियामेंट ने 2 लॉज बनाए हैं, रिवर बोर्ड्स एक्ट ऑफ 1956 एंड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, जो रिवर बोर्ड्स एक्ट है 1956 वो प्रोवाइड करता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाता है जब कंसर्न स्टेट रिक्वेस्ट करती है। नेक्स्ट तुम्हारा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू सेट अप ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स, और जो डिसीजन है इस ट्रिब्यूनल का वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए। फिर आया इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 जो स्ट्रीमलाइन करना चाहता था एडजुडिकेशन जो प्रोसेस है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स का। ठीक है, तो सो दिस वाज अबाउट इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स, और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, यानी एक ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। पहला, द फंड्स आर सेट अप अंडर द माइंस एंड मिनरल्स
डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। दूसरा, इट इज सेटअप एज अ नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट इन ऑल माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हमें करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स। इसको सेटअप किया अंडर द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2015 और ये एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है इन ऑल माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। तो ये इस जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड है, इसको एक बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म के हिसाब से कॉन्सेप्चुलाइज किया गया जो माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज को हेल्प करेगी, और ये एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है इन ऑल माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको मैंडेट दिया थ्रू द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट, और इसको फंड किया जाता है जिसमें माइनर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एंड नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ठीक है, डीएमएफ को स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है ताकि वो जो लोग हैं हु आर अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस उनको बेनिफिट किया जाए। ठीक है, फंड्स कलेक्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हाई प्रायोरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर एक आता है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, और इसके हिसाब से जो हाई प्रायोरिटी एरियाज होते हैं वो होते हैं जिनमें ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वेलफेयर मेजर्स, स्किल एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, वो उनको मिला जाएगा एटलीस्ट 60%। ये सारी सुविधा मिली जाएगी फंड से अंडर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। और हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंप्लीट कंट्रोल ले लिया है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स, देयरबाय नेगेटिंग स्टेट्स राइट टू सैंक्शन और अप्रूव एनी एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द फंड्स। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये चला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, और हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। इजी लेवल का ये हमारा क्वेश्चन है। पहला कि गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। दूसरा, इट इज द ओनली सर्वाइविंग फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज इन द वर्ल्ड। और दूसरा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 वो कैटेगराइज करती है इसको अंडर शेड्यूल 1, thus प्रोवाइडिंग इट कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम पोचिंग, किलिंग, ट्रेडिंग एक्सेट्रा। अब हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो अगर हम फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स की बात करें तो दुनिया में वो 4 हैं। गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन एक अकेला नहीं है, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो मेरा आंसर होगा सी। ठीक है, बाकी कौन से 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स हैं वो देखते हैं। तो बाकी है बैजी है जो यांगसे रिवर चाइना में मिलता है, इट इज़ फंक्शनली एक्सटिंक्ट सिंस 2006। फिर बोटो है जो अमेजोन रिवर में मिलता है, और भूलन है जो इंडस रिवर इन पाकिस्तान में मिलता है। ये पॉइंट अपने आप में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में या किसी और तरह से ये आ सकता है। ठीक है, अभी जो गैंजेटिक डॉल्फिन है ये एंडेमिक है टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हैज अ फेयरली एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। ये मिलता है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णाफुली सांगू रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश में, और कुछ इंडिविजुअल सर्वाइव किए हैं कर्णाली और सप्तकोसी रिवर नेपाल में। ठीक है, और सेंटर ने हमारा ये इसके बारे में और बात करें तो ये ब्लाइंड है एंड इट फाइंड्स इट्स प्रे इन रिवर थ्रू इको लोकेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, दे आर यूजुअली फाउंड इन टर्बुलेंट वाटर्स वेयर देयर आर इनफ फिश फॉर देम टू फीड ऑन। और इंडिया में और एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आया है जो आया है पटना यूनिवर्सिटी बिहार के प्रेमाइसेस में। सेंटर ने इसे सेटअप किया है अंडर द प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और एक कमेटी के हिसाब से बिहार के पास एक नेचुरल एडवांटेज है एज इट अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द वर्ल्ड्स रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डॉल्फिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रुद्रेश्वरा टेम्पल के बारे में जो हाल ही में न्यूज़ में था, और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ये हमारा इंटेंस डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। पहला कि ये टेम्पल बिलोंग करता है टू द टाइम पीरियड ऑफ द विजयनगर एम्पायर। दूसरा,
ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड विष्णु। तीसरा, ये टेम्पल फाइंड करता है मेंशन इन द वर्क्स ऑफ रिनोन ट्रैवलर मार्को पोलो, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा रुद्रेश्वरा टेम्पल है, अब इसके बारे में हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ये जो टेम्पल है ये बना था अंडर द ककटिया किंग गणपति देवा, और ये मास्टरपीस है ककटियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। तो पहला स्टेटमेंट हुआ इनकरेक्ट। ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा ना कि विष्णु। सेकंड भी हुआ इनकरेक्ट। थर्ड, कि ये टेम्पल फाइंड करता है मेंशन इन द वर्क्स ऑफ रिनोन ट्रैवलर मार्को पोलो, ये करेक्ट है। तो आंसर हमें क्योंकि करेक्ट बताना है तो आंसर है सी। ठीक है, तो आंसर है सी। डी स्टेटमेंट नन ऑफ द अबव एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1213 AD अंडर द रूल ऑफ काकटिया किंग गणपति देवा, और ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा। ये है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में नियर वारंगल इन तेलंगाना, और ये मास्टरपीस है ककटियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। ठीक है, इसको फ्लोटिंग ब्रिक्स, सैंडबॉक्स फाउंडेशन एंड मटेरियल सिलेक्शन नॉलेज के हिसाब से बनाया गया है, इसलिए एक इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा सकता है। ठीक है, जो मार्को पोलो जो कि फेमस इटालियन मर्चेंट और एक्सप्लोरर थे, उन्होंने इस टेम्पल के बारे में बोला था कि ये ब्राइटेस्ट स्टार है इन द गैलेक्सी ऑफ मिडिवल टेम्पल्स ऑफ द डेक्कन। इसमें पिरामिडल विमाना है जो बना है लाइट वेट पोरस ब्रिक्स से, जिसकी वजह से उसको फ्लोटिंग ब्रिक्स भी कहा जाता है, जिसने जो रूफ का जो वेट है ना, रूफ स्ट्रक्चर का, उसको कम कर दिया। ठीक है, और हाल ही में इस टेम्पल को, जिसको रामप्पा टेम्पल भी कहते हैं, हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इसलिए ये न्यूज में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द कुसुम स्कीम, और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कि इसको इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। दूसरा, स्कीम को डिवाइड किया गया है दो कंपोनेंट्स में, ऑफ सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स एंड अदर ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स। अब हमें करेक्ट बताना है। तो जो हमारा कुसुम स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो पहला हुआ इनकरेक्ट, और इस स्कीम में है 3 कंपोनेंट्स ना कि 2। तो दूसरा भी हुआ इनकरेक्ट, तो आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, आंसर है डी। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ए, बी एंड सी। पहला है कि 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स आएंगे ऑफ इंडिविजुअल प्लांट साइज अप टू 2 मेगावाट्स। 17.50 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स आएंगे ऑफ कैपेसिटी अप टू 7.5 HP। फिर सोलराइजेशन होगा 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स का ऑफ इंडिविजुअल पंप कैपेसिटी ऑफ अप टू 7.5 HP। मेन गोल इसका है टू डीजलाइज द फार्म सेक्टर और रिप्लेस करे डीजल पंप्स को विद सोलराइज्ड पंप्स। इसकी वजह से इंडिया अपना INDC टारगेट है ऑफ 40% पावर फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स बाय 2030 अंडर पेरिस एग्रीमेंट, उसको अचीव कर लेगी। ठीक है, फिनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करेगा ये डिस्कॉम्स का बाय रिड्यूसिंग द सब्सिडी बर्डन, वाटर सिक्योरिटी फार्मर्स को उसको मीट करेगा, ट्रांसमिशन लॉस को रिड्यूस करेगा थ्रू ऑफ ग्रिड सिस्टम्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर कुसुम स्कीम। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इस साल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कि इसके अंदर गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ इट्स एसेट्स टू प्राइवेट एंटिटीज, ताकि वो फंड्स रेज कर सके फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा, टॉप 5 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ने जो कैप्चर करेंगे अराउंड 83% ऑफ द एग्रीगेट पाइपलाइन वैल्यू। तीसरा, सेंटर और स्टेट प्रोवाइड करेगा फाइनेंसिंग इन द रेशियो ऑफ 50-50 फॉर दिस। हमें बताना है कौन सा करेक्ट है।
तो इसके अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो बेसिकली एक रोड मैप है फॉर एसेट मोनेटाइजेशन, जो कई सारे ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, एसेट्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी हमारा सिर्फ मैनेजमेंट, ओनरशिप राइट ट्रांसफर नहीं होगा टू प्राइवेट एंटिटीज। तो पहला हुआ इनकरेक्ट। ठीक है, टॉप 5 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका एग्रीगेट जो वैल्यू होगा वो होगा 83%, जिसमें आता है हमारा रोड्स, रेलवेज, पावर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन एंड टेलीकॉम। ठीक है, तो दूसरा है करेक्ट। थर्ड है हमारा इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें जो सेंटर है वो 18% ऑफ द फंडिंग देगी और स्टेट्स देगा अबाउट 25%, और रेस्ट वो बैंक्स देगा, बॉन्ड मार्केट्स देंगी, एनबीएफसीज देंगी, पीएसयूज देंगी और ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म से होगा। तो फर्स्ट है इनकरेक्ट, थर्ड है इनकरेक्ट, तो आंसर हुआ बी 2 ओनली। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को। ये रोड मैप है फॉर एसेट मोनेटाइजेशन ऑफ वेरियस ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स अक्रॉस द कंट्री। मोनेटाइजेशन होगा थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट एंड मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स, वो उनको इंक्लूड नहीं किया गया है अंडर एनएमपी। ठीक है, टॉप 5 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए जिनकी वैल्यू होगी 83%, जिसमें आता है आपका रोड्स, रेलवेज, पावर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन एंड टेलीकॉम। सबसे ज्यादा रोड्स का, फिर रेलवेज का, फिर पावर का, फिर ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का, फिर टेलीकॉम का। सेंटर देगा 18%, स्टेट देगा 25%, रेस्ट आएगा बैंक्स, बॉन्ड मार्केट्स एंड सो ऑन से। सो दिस इज अबाउट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। पहला, इट इज क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दूसरा, इट पब्लिशेस असेसमेंट रिपोर्ट्स पीरियोडिकली बेस्ड ऑन इट्स ओन ओरिजिनल रिसर्च। ठीक है, अब हमें करेक्ट बताना है। तो जो हमारा आईपीसीसी है ये हमारा बनाया गया है WMO और UNEP द्वारा, दिस इज करेक्ट। सेकेंड जो स्टेटमेंट है ना, ये जो हमारा आईपीसीसी है ये अपना खुद का रिसर्च नहीं करता है, इट डज नॉट कंडक्ट ओरिजिनल रिसर्च नॉर मॉनिटर क्लाइमेट चेंज, बट ये जो पीरियोडिक सिस्टमैटिक रिव्यू है ऑफ ऑल रेलिवेंट पब्लिश्ड लिटरेचर उसको आगे लाता है। तो सेकेंड हुआ इनकरेक्ट, तो उस हिसाब से मेरा आंसर है A1 ओनली। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आईपीसीसी डज नॉट कंडक्ट ओरिजिनल रिसर्च नॉर मॉनिटर क्लाइमेट चेंज बट रादर अंडरटेक्स अ पीरियोडिक सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ ऑल रेलिवेंट पब्लिश्ड लिटरेचर। यूएनईपी एंड WMO द्वारा बना था 1998 में। आईपीसीसी के 195 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट इसने निकाली है। इसके हिसाब से ग्लोबल नेट जीरो बाय 2050 was the minimum required to keep the temperature rise to 1.5 degree Celsius. Last decade hotter था than any period of time in the last 1,25,000 years. कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशंस हाईएस्ट लेवल पे हैं इन एटलीस्ट 2 मिलियन ईयर्स, और सी लेवल राइज वो ट्रिपल हो गया है। एवरी एडिशनल 0.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग वो इंक्रीज करेगा हॉट एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन और ड्राउट को। Heat waves or humid heat stress will be more intense and frequent during the 21st century across South Asia. So this was all about IPCC. Now, next question देखते हैं। हमें बताना है जो नियो बैंक्स ये जो टर्म है जो हाल ही में न्यूज में था उससे हम क्या समझते हैं। इजी लेवल का क्वेश्चन है, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन की यूज फॉर फिनटेक फर्म्स विथ ओनली अ डिजिटल प्रेजेंस एंड नो फिजिकल ब्रांचेस। दूसरा, बैड बैंक्स को ऐसा कहा जाता है जो टेक ओवर करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फ्रॉम अदर बैंक्स बुक्स। तीसरा, रेफर्स टू एनबीएफसीज जो डील करती है ओनली इन न्यू एज क्रिप्टो करेंसीज, या इनमें से कोई नहीं। तो नियो बैंक ये टर्म है फिनटेक फर्म्स के लिए जिनका सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस है एंड नो फिजिकल प्रेजेंस। ठीक है, कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं है। They provide banking services such as saving account, instant loans, credit cards, mutual funds and fixed deposits. ठीक है, तो आंसर हुआ ए, ये वो फिजिकल फिनटेक फर्म्स हैं नियो बैंक्स जिनका सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस है एंड नो फिजिकल ब्रांचेस। आंसर है ए। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। ये सारे बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। दे प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज वाया टाई अप विद RBI लाइसेंस्ड बैंक्स।
दे आर यूजुअली मोबाइल फर्स्ट, ये टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं ताकि ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम हो और कस्टमर फ्रेंडली इंटरफेस हो। स्पेंडिंग को ट्रैक और एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, वाइडर चॉइसेस देते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस को ये अच्छा बनाते हैं। उसमें आता है हमारा रेजर पे, इंस्टेंट पे, नियो एक्सेट्रा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट नियो बैंक्स। आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग क्वांटम कंप्यूटिंग, हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, एक ऑप्शनल दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी दोनों के लिए अप्लाइड नॉलेज यूज करनी होगी। पहला जो क्यूसिम है वो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ। दूसरा, क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब होता है द एबिलिटी दैट अ प्रोग्रामेबल क्वांटम डिवाइस वो सॉल्व कर सके प्रॉब्लम दैट नो क्लासिकल कंप्यूटर कैन सॉल्व इन एनी फिजिबल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया क्यूसिम, जो है इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट। तो ये करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बेसिकली क्वांटम सुप्रीमेसी एबिलिटी बताता है कि एक प्रोग्रामेबल क्वांटम डिवाइस वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो क्लासिकल कंप्यूटर कैन नॉट सॉल्व इन एनी फिजिबल अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये भी करेक्ट है, तो हमें नॉट करेक्ट बताना था, तो आंसर हुआ डी, नन ऑफ द अबव। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो क्यूसिम टूलकिट है वो अलाउ करती है रिसर्चर्स को और स्टूडेंट्स को टू राइट एंड डीबग क्वांटम कोड दैट इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग क्वांटम एल्गोरिथम्स। इस प्रोजेक्ट को बनाया है बाय IISc बैंगलोर, IIT रुड़की एंड CDEC, जिसको मेटी ने सपोर्ट किया है। ठीक है, जो क्वांटम कंप्यूटर है वो हार्नेस करता है यूनिक बिहेवियर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड अप्लाइंग इट टू कंप्यूटिंग। एक क्यूबिट्स यूज करता है एज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बिट से काफी डिफरेंट है। क्वांटम सुप्रीमेसी एक कॉन्सेप्ट है जो क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड है। इट कैन कंप्लीट अ मैथमेटिकल calculation that is demonstrably beyond the reach of even the most powerful supercomputer. Okay, so this is all about quantum computing. Now let's see the last question of this particular lecture. तो अभी recently launch हुआ था उभरते सितारे फंड स्कीम, और हमें बताना है कि वो इनमें से किससे रिलेटेड है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। पहला, कि स्कॉलरशिप देता है टू ब्राइट माइनॉरिटी स्टूडेंट्स टू स्टडी इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज। दूसरा, सीड फंडिंग देता है टू न्यू फर्म्स इन एड्यूटेक सेक्टर स्टार्टअप्स। तीसरा, लोन प्रोवाइड करता है टू एंटरप्राइजेस जो वर्क कर रहे हैं इन सनशाइन सेक्टर्स। और चौथा, ये फंड प्रोवाइड करता है टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स एंड स्टार्टअप्स। ठीक है, अब जो उभरते सितारे फंड है ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको सेटअप किया टू हेल्प फ्यूचर चैंपियंस अमंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स एंड स्टार्टअप्स। तो इसका आंसर होगा डी, कि ये हेल्प करेगा टू फंड करेगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स और स्टार्टअप्स को। आगे और इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसका कॉर्पस होगा 250 करोड़ का विद अ ग्रीन शू ऑप्शन ऑफ ₹250 करोड़। बेसिकली जब ये जो ग्रीन शू ऑप्शन होता है ये हमारा प्रोविजन होता है कि जिसमें ग्रांट किया जाता है द राइट टू सेल इन्वेस्टर्स मोर शेयर्स दैन इनिशियली प्लान्ड बाय द इशूअर, अगर जो डिमांड फॉर अ सिक्योरिटी इशू वो हायर है दैन एक्सपेक्टेड। इसको सेटअप किया है एक्सिम बैंक ने और सिडबी ने। ये मिक्स है स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट जो दिया जाता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में और टेक्निकल असिस्टेंस का। तो ये बेसिकली एक मिक्सचर है। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया MSME उसको लॉन्च किया गया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट उभरते सितारे फंड।